नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैक टॉक पे स्वागत है। आज हम भाग 5 अर्थात संघ सरकार में आज हम राष्ट्रपति से संबंधित विषय चर्चा करेंगे, जो आपके अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक जिसका जिक्र किया गया है। इसके पहले एक वीडियो हम बनाए हैं जिसमें हमने ये बताया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी निर्वाचन की पद्धति क्या है, उसको हम बनाए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। ये वाला भी वीडियो देखिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, भाग 5 मैंने अभी आपको बताया कि भाग 5 क्या होता है, संघ सरकार। और ये जो संघ सरकार है ये उसमें राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, तो हम राष्ट्रपति से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। ये आपका अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत देश में एक क्या होगा, भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटिश वायसराय से लिया गया है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगर आप ध्यान से देखो कि जो हमारे देश अर्थात जो हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है ना, वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। जबकि वहीं अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो सरकार का प्रमुख होता है। जैसे अगर मैं आपको मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं तो जैसे एक घर होता है, एक मान लीजिए गांव में एक आपका घर हो गया, तो घर का जो सबसे सर्वोपरि होता है, जो सबका मुखिया होते हैं, वो कौन होते हैं? वो दादा होते हैं। जबकि वहीं आपके जो पापा होते हैं वो मान लीजिए एक प्रकार से मुखिया से छोटे होते हैं। पूरी वास्तविक शक्ति किनको होती है? वो आपके पापा को होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो प्रमुख होते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं, उनको नाम मात्र की शक्ति होती है। अगर घर के बाहर कुछ भी जो भी कुछ भी करना है तो उनके नाम से किया जाता है। सेम वैसे यहाँ भी है कि एक देश में एक कौन होगा, सबसे सर्वोपरि पे कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। अर्थात देश या राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और वहीं सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति जो होता है उनको नाम मात्र की शक्ति होती है, जबकि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको वास्तविक शक्ति होती है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि देश या राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, जिनको नाम मात्र की शक्ति प्राप्त होती है। जबकि वहीं सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिनको वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, अर्थात देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अर्थात राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का क्या होता है? प्रतीक होता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन कौन होते हैं? थल सेना, वायुसेना और कौन होते हैं? नौसेना होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर मैं समझा पाऊं तो कार्यपालिका का जो प्रधान अर्थात सबसे सर्वोपरि पे, कार्यपालिका के सबसे सर्वोपरि पे कौन है? राष्ट्रपति है। अगर मैं आपको समझा पाऊं तो निचले पायदान पे कौन है? सभी कर्मचारी लोग। उनके ऊपर कौन? नेता मंत्री लोग। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। और उनके ऊपर कौन बैठा है? अर्थात सबसे सर्वोपरि पे कौन है? राष्ट्रपति है। अर्थात कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्यकारी शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति की क्या क्या कार्यकारी शक्ति होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और किस शर्त पे? जो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त किया हो, अर्थात जो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त करेगा उसे राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, 543 अर्थात लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो पूरे की पूरे 545 होती है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि मैं 543 क्यों लिखा हूं? क्योंकि दो जो होते हैं वो एग्लो इंडियन अर्थात राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके 543 है, 543 में 272 अर्थात लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की जरूरत होती है? 272। अगर 543 में से 272 बहुमत दल प्राप्त कर लिया तो वह प्रधानमंत्री अर्थात नियुक्त
नियुक्ति हो जाएगी और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठेगा कि अगर 272 नहीं प्राप्त किया तो क्या होगा? अगर 272 सीटें नहीं प्राप्त किया तो वो राष्ट्रपति स्वयं विवेक से जिसका पूर्ण गठबंधन दिखे उसको आमंत्रित कर सकते हैं। अर्थात अगर इनका 272 बहुमत दल प्राप्त नहीं हुआ तो राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से क्या करेंगे? जिसका पूर्ण गठबंधन दिखेगा उसको आमंत्रित कर सकेंगे। अगर मैं आपको समझा पाऊं तो जैसे अभी हाल ही में जो लोकसभा का 2024 लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तो अगर आप ध्यान से देखो जो बीजेपी थी उनको कितने सीट मिले थे? बीजेपी को पूरे कितने सीट मिले थे? बीजेपी को पूरे 240 सीट मिले थे और यहाँ पे कितने की जरूरत थी? 272 थी। लेकिन जो बीजेपी के एनडीए गठबंधन थी, जो बीजेपी की एनडीए गठबंधन थी, एनडीए गठबंधन थी जो बीजेपी की, उनको पूरे कितने सीट प्राप्त हुए थे? 294। पूरे कितने सीट प्राप्त हुए थे? 294। इसलिए इनकी क्या हो गई थी? सरकार बन गई थी। जबकि वहीं अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को पूरे कितने सीट मिले थे? कांग्रेस को 99 सीट मिले थे। और इनका जो इंडिया गठबंधन था, इनको पूरा कितने मिले थे? 232। अर्थात 272 पूर्ण गठबंधन के बाद भी नहीं कर पाए तो एनडीए जो गठबंधन थी वो 294, इसलिए इनकी सरकार क्या हो गई? बन गई। अब आइए इनके कार्यकारी शक्ति को और आगे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अर्थात राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और साथ साथ में क्या करता है? शपथ भी दिलवाता है। और अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। अभी हमने आपको बताया कि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य भी करेंगे। और यहाँ पे अनुच्छेद 77 क्या कहता है कि संघ सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य, अर्थात संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और राष्ट्रपति केंद्र सरकार में कार्य आवंटन के लिए नियम भी बनाता है। और अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिकाओं के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग कर सकता है। क्या कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिकाओं के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो अनुच्छेद 76 क्या कहता है? अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से भारत के महान्यायवादी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। किसके सलाह से? मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उनके वेतन आदि निर्धारित भी करता है और महान्यायवादी के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर कार्य करते हैं। अर्थात जो महान्यायवादी होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर कार्य करते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो राष्ट्रपति भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति जो है वो भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग और के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। साथ में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब तथा अन्य पिछड़े वर्गों अर्थात अदर बैकवर्ड के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्या कर सकता है? एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो राष्ट्रपति जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित भी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित भी कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। और यहाँ पे देखो कि वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।